फार्मासिस्ट। एंड हमारे साथ आज डॉक्टर हर्षवर्धन, जो एमबीबीएस डीएनबी फैमिली मेडिसिन, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और काफ़ी तजुर्बा है ऑल फील्ड में कि एक डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर आज एक डिस्कस करेंगे। और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, तो उसके बारे में सर आज विस्तार से हमें बताएंगे। सर वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके जी। थैंक यू डॉक्टर निमित। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जियो मित्र ई क्लिनिक के माध्यम से आप सभी के लिए आज का टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मेरी आवाज आपको सबको आ रही है और मेरा स्क्रीन आपको सबको विजिबल है? यस सर, ऑडिबल है वॉइस आपकी और विजिबल भी है सर। आवाज भी ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। तो आप सभी जानते हो कि डायबिटीज हमारा राष्ट्रीय डिसीज है, राष्ट्रीय बीमारी है। तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? तो एक तो इंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है। दोनों कारण की हो सकती है, या तो इंसुलिन कमी हो या फिर इंसुलिन काम ना करता हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। कौन कौन से प्रकार की डायबिटीज पाए जाते हैं? तो मुख्यतः टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मालूम है। टाइप 1 डायबिटीज जो बचपन से होता है, और टाइप 2 डायबिटीज जो है जो बड़े होने पे होता है। टाइप 1 डायबिटीज जनरली उसको इंसुलिन के सिवा वो ठीक नहीं हो सकता, इंसुलिन चलेगा, उसको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है टाइप 1 डायबिटीज को। जबकि टाइप 2 डायबिटीज को ओरल मेडिसिन से चालू करते हैं, बट कभी उनमें भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और भी प्रकार के कुछ डायबिटीज है जो कि मैं बताना चाहता हूँ पहले की, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में होता है। उसके बाद आता है लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट, उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म लाडा। ये एक प्रकार का टाइप 1 डायबिटीज ही है, लेकिन ये बचपन में ना होते हुए थोड़ा सा बड़े लोगों में पाया जाता है। टाइप 1 मतलब जिसमें इंसुलिन की कमी हो, इंसुलिन बनता ही नहीं है, उनकी बात चल रही है, ठीक है। वो हो गया टाइप 1। दूसरा है एक और है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, उसका फुल शॉर्ट मोडी, वाई मोडी। हाँ, उसमें वन क्या है, तो सेकेंड सर। इनहेरिटेड बी सेल डिफेक्ट है। हाँ सर, वन सेकेंड। सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को म्यूट कर ले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार है। तो जब आपके क्वेश्चन होंगे तो आप अनम्यूट करके सर से पूछ सकते हैं। हाँ सर, स्टार्ट कीजिए आप। जी जी। तो मैं बता रहा था कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग ये एक रेयर प्रकार का डायबिटीज है। इसमें बहुत कॉमनली नहीं पाया जाता ये। इसमें बी सेल डिफेक्ट होता है। बी सेल मतलब ऐसे सेल्स जो पैनक्रियाज में होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं। आनुवंशिक में कोई बीमारी के कारण उसका फंक्शन बराबर ना हो, उसके बाद ये लोगों को मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग होता है। एक और डायबिटीज पाया जाता है जो नया उसको डेफिनेशन मिला है, टाइप 5 डायबिटीज, मतलब माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज। और भी कुछ कारण हैं जो डायबिटीज को के कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी किसी को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होते हैं, जो जिनको भाई पित्त की थैली में पथरी हो, और वो पथरी के कारण किसी को अगर वहां पे पैनक्रियास में सूजन आ जाए, जिसको क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं, या फिर अल्कोहलिक है उसके बाद पैनक्रियास में सूजन आ जाए, तो ऐसे लोगों में इंसुलिन की डिफिशियंसी के कारण वो डायबिटीज हो सकता है। फिर क्या, फाइब्रो कैलकुलस पैनक्रियाटोपैथी, वही पैनक्रियास की बीमारी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक म्यूटेशन, ये सब चीजों के कारण डायबिटीज हो सकता है। दूसरा, कुछ लोगों को जैसे वात की बीमारी होती है तो वो क्रॉनिकली बहुत सालों तक स्टीरॉयड की गोली खाते हैं लोग, तो स्टीरॉयड के कारण भी डायबिटीज हो सकता है। तो वो हो गया। फिर कुशिंग सिंड्रोम, ये वही ये भी एक प्रकार का स्टीरॉयड वाला ही बीमारी है, लेकिन ये बाहर से हम स्टीरॉयड की दवा ना खाते हुए शरीर के अंदर ही स्टीरॉयड ज्यादा बन रहा है कोई ट्यूमर के कारण, तो वो कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें भी डायबिटीज पाया जाता है। साथ में फिर हाइपरथायराइडिज्म, ग्लूकागोबिटीज होने की आशंका है, लेकिन सबसे कॉमन अगर बोला जाए तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और कॉमन है। तो हम ये तीन मेन है, इनके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट
होता है, अ, वजन होता है, वो पतला बच्चा होता है। प्रेजेंट कैसे करता है, तो उसको भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, या पेशाब बहुत जा रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ऐसे प्रेजेंट होता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो उसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, एकदम सडन ऑनसेट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है वो शुरू। पहले प्री डायबिटीज होगा, फिर डायबिटीज होगा। जनरली बड़ों में पाया जाता है। पेशेंट जनरली, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली मोटापा होता है पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज के। और कीटो एसिडोसिस नाम की जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो कॉमनली टाइप 1 में पाई जाती है, टाइप 2 में रेयर है। टाइप 1 क्यों होता है, तो बेसिकली हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनती है, एक ऐसे कुछ पदार्थ या तत्व बनते हैं वो पेशेंट के शरीर में, जो उसके ही शरीर के पैनक्रियाज को खत्म कर देते हैं। पैनक्रियाज ये ऐसी ग्रंथि है जो पेट के पीछे साइड होती है, जो इंसुलिन नाम का पदार्थ सिक्रेट करती है शरीर में। और इंसुलिन का काम होता है हमारे जो भी हम लोग खाते हैं उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेलुलर लेवल पे। तो ग्लूकोज हमारी क्या है, करेंसी है, पैसा है शरीर का। तो हर चीज को, हर पेशी को चलने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। अगर वो पेशी को ग्लूकोज ना मिले तो वो मर जाएगी। तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज को खून से पेशी में पहुंचाने का काम करता है। तो अगर वो इंसुलिन ही ना बने तो शरीर को ग्लूकोज मिलेगा नहीं। तो फिर ये सब डायबिटीज के, टाइप 1 डायबिटीज के फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस आगे होंगे। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस है, मतलब वो काम ही नहीं कर पा रहा है। उसको जिस जगह पे जाके चिपकना होता है वहां पे वो चिपक नहीं रहा है, या वो वहां पे काम नहीं कर रहा है। उसके रीजंस अलग है, वहां पे रिसेप्टर्स का प्रॉब्लम है या मोटापा है, वो कारण उसका रेजिस्टेंस का है टाइप 2 डायबिटीज में। ठीक है। उसके बाद हेरिडिटरी जो है वो टाइप 1 में ज्यादा कॉमन है, मतलब आनुवंशिकता। अगर माँ बाप में टाइप 1 डायबिटीज की हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को है, तो हो सकता है कि बच्चों में वो जाए। टाइप 2 में भी है, लेकिन टाइप 2 में थोड़ा कम है, टाइप 1 में थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद कॉमन कौन सा बीमारी है, तो टाइप 1 थोड़ा कम कॉमन है। ज्यादा जो कॉमन है पूरे दुनिया में, वो टाइप 2 ही सबसे कॉमन है। टाइप 2 मतलब जो बड़ा वाला, बड़े ऑनसेट में, मतलब अडल्ट एज में जो आता है वो। अब कितना इसका, ये बीमारी का जो है प्रकोप कितना है हमारे इंडिया में सिर्फ, तो लैंसेट नाम की, लैंसेट का एक जर्नल है, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुआ था। उसमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 11.4% पॉपुलेशन, मतलब लगभग पकड़ लो 10 करोड़ लोग इससे पीड़ित है। और प्री डायबिटीज, मतलब जिनको पूरी तरह अभी डायबिटीज डेवलप नहीं हुआ है, वैसे भी लोग काफी है। मतलब हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ की है, तो 15% लोग प्री डायबिटीज के साथ जी रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। और आगे चल के ये प्रिवेलेंस, मतलब ये बीमारी का जो प्रकोप है वो बढ़ने की आशंका है। 136 मिलियन लोग 2045 तक डायबिटीज की इसमें आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। अब सबसे खतरनाक तो इसके जो मौत के, उसके जो डेथ काउंट्स है, 4.2 मिलियन डेथ्स, ये डायबिटीज के कारण लोग मरते हैं एक साल में हमारे इंडिया में। तो बेसिकली हमारा जो अभी रहन सहन है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के तरफ जा रहा है। हम लोग जो है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमको वो जरूरत नहीं पड़ती है टेक्नोलॉजी के कारण। और हमारा जो ये है इनकम भी बढ़ गया है, उसके कारण हम लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं व्हीकल्स और ये सब, तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। साथ में जो खाने की जो ये है, खाने का आई मीन डाइट जो है वो, लेकिन अभी बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, मतलब बहुत रिच है, शुगर में बहुत रिच है, फैट में बहुत रिच है, कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच है। लेकिन हम उसको उसको यूटिलाइज नहीं करते, मतलब वो खाना तो खा लेते हैं, पेट तो भर जाता है, लेकिन उसको जला नहीं पाते। तो फिर वो कॉन्स्टेंटली जो है, अगर हम वो चीज को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो उसके कारण फिर डायबिटीज आगे चल के डेवलप होता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे मेडिसिन को, तो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो पाए जाते हैं, पॉलिप्सिया, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट को ये बोलेगा कि बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो कंटिन्यू पानी पिएगा। उसके बाद भूख बहुत लग रही है, बहुत खाने की उसको बहुत इच्छा रहेगी, भूख भूख होगा उसका, वजन कम होगा हमेशा। ये अगर उसके सिम्टम्स अगर है, कोई बोलता है, तो आपने ये जरूर रखना है ध्यान में कि हो सकता है कि इसको डायबिटीज निकले, तो उसकी शुगर की जांच जरूर करवानी है। कभी कभी दिखने में भी परेशानी होती है। अब ये WHO जो है उसके क्राइटेरिया है डायबिटीज का, किसको डायबिटीज है किसको नहीं है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो ब्लड टेस्ट के अनुसार डिसाइड होता है।
तो खाली पेट जो है ऐसा बोला जाता है कि 100-110 के नीचे अगर खाली पेट आपका ब्लड शुगर है तो आप नॉर्मल है। 110 से 125 के बीच में है तो मतलब आप प्री डायबिटिक है। मतलब आपको हो सकता है कि आपको डायबिटीज आगे चल के डेवलप हो। और 126 से अगर ज्यादा है फास्टिंग मतलब खाली पेट वाला शुगर ब्लड शुगर अगर 126 से ज्यादा है तो मतलब हाँ आपको डायबिटीज हो गया है। खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला जो है, अगर वो 140 के नीचे है तो बोलते हैं कि हाँ भई ये पेशेंट ठीक है, इसको कोई डायबिटीज़ नहीं है। अगर खाना खाने के बाद वाला अगर 140 से ज़्यादा है लेकिन 200 से कम है, तो बोलेंगे कि हाँ इसको प्री डायबिटीज़ है मतलब रिस्क है इसको डेवलप होने का। और 200 के ऊपर है तो 100% डायबिटीज़ है। खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर। साथ में एक और टेस्ट है HbA1c। ये HbA1c बेसिकली पिछले 3 महीने का हमारा ब्लड शुगर लेवल बताती है। तो भले ही कभी-कभी डॉक्टर बताते हैं कि आप कल खाली पेट और खाना खाने के बाद वाला शुगर करके आइए, तो पेशेंट फिर बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो रात को खाना नहीं खाएँगे और उपवास करेंगे और फिर अच्छा रिपोर्ट लाने के लिए वो ट्राई करेंगे। तो लेकिन ये HbA1c से पेशेंट झूठ नहीं बोल सकता, उसका जो झूठ है वो पकड़ में आ जाता है। तो 3 महीने का जो है ब्लड शुगर वो बताता है। तो नॉर्मल है लेस देन 6% लेस देन 6% अगर HbA1c है, तो मतलब पेशेंट नॉर्मल है। अगर 6 से 6.4 तक बताया है, तो प्री डायबिटिक है। 6.5 के ऊपर है तो 100% डायबिटीज़ ही है पेशेंट को। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अनुसार फिर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि हाँ, पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट्स में अचानक पेशेंट में मिस जाएगा डायबिटीज और जो चीज बहुत सस्ते में या बहुत कम इसमें मैनेज हो सकती थी उसको फिर बहुत ज्यादा खर्चा होगा और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेंगे। तो ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि भूख बहुत लगना पानी प्यास बहुत लगना या पेशाब को बहुत बार जाना, ये तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। उसके अलावा कुछ जैसे मोटापा होना, है ना, मोटापा होना ये भी एक लक्षण है। मोटा जनरली जिनको मोटापा रहता है उनको शुगर डायबिटीज होने की आशंका होती है। दूसरा गले के पास ये ऐसे एक तो दाने-दाने आना, ये दाने जो है इसको हम लोग स्किन टैग्स बोलते हैं। तो ये जिनको है, ये जनरली डायबिटीज़ के लोगों को पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है अगर आपके पेशेंट्स को ये गर्दन के पास ऐसे स्किन टैग्स है, तो मतलब हो सकता है इनको डायबिटीज़ हो। दूसरा गर्दन के पास की जो चमड़ी होती है, स्किन जो होती है वो डार्क कलर की हो जाती है। इसको नाइग्रिकन्स बोलते हैं। तो ये जो है बेसिकली गर्दन के पास की चमड़ी जो है मोटी हो जाती है, डार्क हो जाती है ब्लैक कलर की और उसमें ऐसी दरारें पड़ती है। तो ये जो है स्किन अगर ऐसी आपको गर्दन के पास दिखे किसी को, तो हो सकता है वो पेशेंट को डायबिटीज़ हो। कुछ पेशेंट जो है जो बहुत जिनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, वो ये भी बताते हैं कभी-कभी हॉस्पिटल में जब आते हैं तो, कि साहब हम लोग जब पेशाब करते हैं तो पेशाब होने के बाद वहाँ चींटियाँ जम जाती हैं। तो ये चींटियाँ जमने वाला जो चीज़ है, कि अगर आपको दिखे कि वहाँ पे चींटी आ रही है पेशाब के वहाँ पे किया हुए जगह पे, तो मतलब हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो, ब्लड शुगर आपका बढ़ा हो क्योंकि पेशाब में शुगर निकलती है। तो अगर पेशाब में शुगर निकलेगी तो चींटियाँ तो शुगर के पास जाएगी ही जाएगी। तो हो सकता है आपको शुगर हो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ शुरुआती लक्षण हैं। अब हम लोग आते हैं सीधा कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ होने से क्या हो सकता है? क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को ये जो लक्षण है तो बहुत छोटे हैं, इसको तो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है ये तो क्या है, नेचुरल है, नॉर्मल है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। तो इतना चिंता क्यों, ये डॉक्टर इतना क्यों बताते हैं, ये है वो है। तो बेसिकली इमीडिएटली तो होते नहीं है कुछ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन जब लॉन्ग टर्म जब डायबिटीज बहुत दिनों तक बहुत सालों तक रहता है अनकंट्रोल्ड, तो फिर ये सब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो कुछ अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कुछ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। अक्यूट कॉम्प्लिकेशन मतलब कि जो सीरियस वाले हैं, जिनके ऊपर तुरंत एक्शन लेना जरूरी होता है, और जो क्रॉनिक वाले मतलब जो बहुत साल के डायबिटीज के बाद डेवलप होते हैं। तो अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस मतलब कीटोएसिडोसिस, हाइपरऑस्मोलर हाइपोग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में दो चीजें हैं, माइक्रोवस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मैक्रोवस्कुलर। तो बेसिकली डायबिटीज रहने से क्या होता है, जब बहुत सालों तक पेशेंट को डायबिटीज हो और वो कंट्रोल ना हो, तो उसकी जो खून की जो नसें होती है उस पे असर पड़ना चालू होता है। अब खून की नसें भी हमारे शरीर में बहुत प्रकार की होती है, कुछ बहुत माहिम महीन जो होती है, माइक्रो मतलब बहुत बारीक नसें होती है, और कुछ होती है जो बड़ी नसें होती है। तो वो दोनों पे असर पड़ना चालू होता है।
और उसके कारण फिर अलग-अलग जो है तकलीफें या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है। तो माइक्रोवास्कुलर मतलब महीन जो धमनियाँ होती है या नसें होती है, उसके ऊपर पड़ने से क्या हो सकता है, तो आँखें खराब होना, जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी खराब होना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी और नसें मतलब हमारी नर्व्स होती है, जो हमको क्या कहते हैं उसको सेंसेशंस जो है, पेन, दर्द होना, टच होना, ये जो सेंसेशंस हमको पता चलती है, ये नर्व्स को भी असर पड़ना, उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये माइक्रोवास्कुलर में आता है। मैक्रोवास्कुलर मतलब जो बड़ी नसों के कारण अगर वो खराब होती है डायबिटीज़ के कारण, तो उसके कारण होने वाली जो बीमारियाँ हैं, तो स्ट्रोक मतलब लकवा, लकवा होना, हार्ट में हार्ट अटैक आना और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ मतलब हाथों की और पैरों की नसें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें गैंग्रीन होने की भी संभावना होती है। इसको मैं हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यही वही जो अभी मैंने बताया था कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में क्या-क्या हो सकता है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन में क्या-क्या हो सकता है। ये उसका पैथोफिजियोलॉजी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि काफ़ी डिटेल में है, इसको अभी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये पैथोफिजियोलॉजी मतलब सेलुलर लेवल पे क्या-क्या होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो हम लोग एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है मतलब इससे किसी की मौत भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास जो पेशेंट आएगा, वो कैसा रहेगा ये किसी को पता नहीं होता शुरू में। तो अगर कोई पेशेंट है कि जिसको डायबिटीज पहले था बट उसने लेना बंद कर दिया दवा और वो आपके पास और अचानक से उसको जैसे बहुत प्यास लग रही है, बहुत सांस भी उसकी ऐसी फूल रही है, उल्टा जा रहा है, वेट दुबला पतला है और भूख लग रही है प्यारी, बीपी शौक है मतलब कम है, सब नींद बेसिक क्या है, शुगर चेक करना, ग्लूकोमीटर से पहले शुगर चेक करना जरूरी है क्योंकि ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक जानलेवा बीमारी है या कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। इसमें होता क्या है, तो ये टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट्स में पाया जाता है सबसे कॉमन। टाइप 2 में भी होता है लेकिन टाइप 1 वालों में ज्यादा देखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन कम होने के कारण शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा 400 500 600 बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा इतनी बढ़ने के कारण और इंसुलिन ना होने के कारण फैटी एसिड्स मतलब हमारा जो शरीर है, तो ग्लूकोज तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है कि फैट जो हमारा चर्बी होती है, उसको तोड़ना चालू करता है और फिर फैटी एसिड्स डेवलप होती है, हमारे ब्लड में रिलीज़ होती है और कीटोन्स नाम का एक पदार्थ बनता है। तो कीटो एसिडोसिस उसके नाम में ही लिखा हुआ है, कीटो एसिडोसिस मतलब शरीर में कीटोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ये कीटोन्स आप पेशाब में जाँच कर सकते हो, इसकी एक स्ट्रिप आती है, यूरिनरी स्ट्रिप आती है जिसमें यूरिन एल्ब्यूमिन, यूरिन कीटोन, यूरिन प्रोटीन ये चेक कर सकते हैं। तो पेशाब का सैंपल लेना है पेशेंट का, उसमें वो एक स्ट्रिप उसमें डालनी है तो वो कलर चेंज होता है, उसपे लिखा होता है एग्ज़ैक्टली कितना कलर चेंज है मतलब कितना प्रोटीन यूरिया है या कितना कीटोन्स है, 1 प्लस है, 2 प्लस है, 3 प्लस। तो अगर कीटोन पॉजिटिव है तो बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम और शुगर अगर 400 500 600 है मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पेशेंट का बीपी भी अगर कम ज्यादा है मतलब बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, इसको तुरंत तुरंत को अस्पताल भेजना पड़ेगा नहीं तो पेशेंट की मौत हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। इसमें एसिडोसिस भी होता है। पेशेंट का मैनेजमेंट वार्ड लेवल पे या भर्ती करके तुरंत मतलब नॉर्मल भर्ती करके नहीं होगा, आईसीयू में ही भेजना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन लगाना है, सलाइन लगाना है, बीपी बढ़ाने की दवा लगाना, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो बेसिकली आईसीयू मैनेजमेंट लगता है ये पेशेंट को। तो जल्द से जल्द ऐसे पेशेंट को अगर आपके पास आता है, बीपी कम है तो एक सलाइन, नॉर्मल सलाइन, डीएनएस नहीं, रिंगर लैक्टेट नहीं, नॉर्मल सलाइन लगा के उसको तुरंत भेजो जहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था है। क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बहुत खतरनाक बीमारी है। ये उन्हीं को होती है जिनको टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है लेकिन दवा नहीं खा रहे। दूसरी सीरियस बीमारी है हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। तो ये दो टाइप 2 डायबिटीज वाले जो है जिनको बड़े होने के बाद डायबिटीज निकला है, उनमें पाई जाती है। ये और खतरनाक है क्योंकि इसमें वो कीटो एसिडोसिस वगैरह तो नहीं होता है लेकिन डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंसेस और मॉर्टेलिटी 10 टाइम्स है मतलब डायबिटिक की से भी ज्यादा खतरनाक हो जाए, कोई माँ चोट लग जाए, कोई किसी को अटैक आ जाए तो उसके कारण भी ट्रिगर होता है।
जिनको डायबिटीज पहले से था और कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भाई वो उसको ये हाइपोला कोमा हो सकता है। ज्यादा डेंजरस है वो है हाइपोग्लाइसेमिया होना। तो आप बोलेंगे सर डायबिटीज में तो शुगर बढ़ती है तो शुगर कम कैसे हो रही है? तो शुगर कम होने के कारण होते हैं कि अगर पेशेंट से इंसुलिन पे है या फिर टैबलेट्स पे भी है, लेकिन अगर सही से नहीं जितना बताया उतनी ने ज्यादा लिया, टैबलेट जरूरत से ज्यादा ले लिया, दवा तो ले लिया लेकिन खाना ही नहीं खाया, है ना, उपवास कर लिया, या फिर इंसुलिन जितना देना था उससे ज्यादा ले लिया, तो इसके कारण भी जो है शुगर कम हो सकती है। तो अगर खान पान पे ध्यान नहीं है, दवा बराबर से नहीं ले रहे हैं, तो शुगर कम होने के चांसेस है। तो शुगर कम होंगे तो क्या होगा, ये आपने हर पेशेंट को, डायबिटीज के हर पेशेंट को समझाना है कि शुगर कम होने के क्या लक्षण है। तो शुगर कम होने के लक्षण है मतलब पेशेंट को घबराहट होना, पसीना छूटना, उसके बाद हाथों में कंपन आना, फिर बेहोशी की हालत या चक्कर आना, अंधेरी आना, फिर बहुत कमजोरी लगना, ये सब चीजें जो है ये हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम होने के। किसी को फिट भी आ सकती है अगर बहुत ज्यादा शुगर कम हो जाए तो तुरंत अगर कोई ऐसा कोई पेशेंट आता है आपके पास क्लिनिक में तो उसका शुगर चेक करना है। अगर शुगर 60-70 ऐसा कुछ बता रहा है तो उसको फिर कुछ मीठा खाने के लिए या पीने के लिए नींबू पानी दे देना है। अगर उससे भी कम है तो फिर डेक्सट्रोज ही लगाना पड़ेगा, 10% डेक्सट्रोज या डीएनएस या 25% जैसा होगा आपके पास वो अवेलेबल, वो लगाना पड़ेगा अगर बहुत कम है तो शुगर चेक करना, कोई भी पेशेंट बेहोशी की हालत में आए तो शुगर पहले चेक करना जरूरी है कि भाई पेशेंट का कहीं शुगर तो कम नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसके क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, मतलब जब शुगर की बीमारी काफी साल से होती है तो फिर क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया माइक्रो एंजियोपैथी एंड माइक्रोवेस्कुलर डिसीज। माइक्रो एंजियोपैथी मतलब छोटी धमनियों में खराबी आने के कारण बीमारियां होती है, तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, एनकेफेलोपैथी मतलब दिमाग पे असर होना, कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट पे असर होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब नपुंसकता आना, पेरिडोंटल डिसीज मतलब कुछ मसूड़ों में तकलीफ होना। ये हो गए माइक्रो एंजियोपैथी। मैक्रोवेस्कुलर डिसीज जो है वो बड़ी धमनियों में अगर प्रॉब्लम आ जाए, लॉन्ग टर्म अगर ज्यादा दिनों तक डायबिटीज रहे और कंट्रोल ना रहे तो क्या क्या हो सकता है, तो हार्ट अटैक आ सकता है। पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज मतलब हाथ या पैर का गैंग्रीन, क्योंकि वहां की बड़ी धमनियों में असर होने के कारण ब्लड फ्लो वहां का ठीक नहीं रहता है, बंद पड़ता है, नैरो हो जाती है, बारीक हो जाती है ब्लड वेसल, तो ब्लड जाता ही नहीं है उंगलियों के पास, तो वो काली पड़ना शुरू हो जाती है, वहां का सेंसेशन कम ज्यादा होने लग जाता है। तो पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज। लकवा मारना, सेरेब्रोवस्कुलर डिसीज मतलब लकवा मारना, पैरालिसिस होना, मुंह टेढ़ा होना, जबान में आवाज में बदल होना, या फिर हाथ पैर में शक्ति ना रहना, ये लकवा मारना तो जनरली डायबिटिक्स में होता है। पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में अटैक, हार्ट अटैक और पैरालिसिस का सबसे ज्यादा कारण है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। फिर डायबिटिक फुट मतलब पैरों में कुछ फोड़ा फुंसी होना और फिर आगे चल के उसका बहुत ज्यादा बढ़ना, वो फोड़ा फुंसी और पैर काटने की नौबत आना, वो हो गया डायबिटिक फुट। उसके बाद डायबिटिक मायोनेक्रोसिस मतलब मसल वेस्टिंग होना। फिर कैरोटिड आर्टरी स्टिनोसिस, बड़ी धमनियों में कुछ ब्लॉकेज आना। फीमेल इनफर्टिलिटी नपुंसकता, औरतों में नपुंसकता। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मतलब जो स्त्री अंडाशय होते हैं उसमें सिस्ट आना। ये सब ये डायबिटीज के कारण होने वाली चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक पैनक्रियास, कैंसर, कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं डायबिटीज के कारण, तो पैनक्रियास का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ब्लैडर कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब चीजें होने की संभावना होती है। मतलब ये उसका एसोसिएशन पाया गया, ऐसा नहीं कि हर डायबिटीज के पेशेंट को कैंसर होगा, ऐसा नहीं है, बट ये कुछ कुछ उसका एसोसिएशन है। फिर इम्यून कॉम्प्रोमाइज मतलब कि इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन तो इतने कॉमन है डायबिटिक्स में, मेरी ओपीडी में रेगुलरली आते हैं पेशेंट तो मैं उनको देखता हूँ। तो ये आप राइट साइड में देख रहे हो, उंगली के पास यहाँ पस जमा हुआ है, नाखून के पास दिख रहा है किसी को, वहां पे उसको पैरोनाइकिया बोलते हैं। तो ये अगर किसी को आपके पेशेंट के हो तो उसका शुगर जरूर चेक करना है, क्योंकि ये जनरली डायबिटिक पेशेंट्स को ही होता है, बाकी लोगों को भी हो सकता है लेकिन डायबिटिक को बहुत कॉमन है। तो इसको फिर चीरा लगा के ये पस निकालना होता है और इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये पीछे जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के तरफ गर्दन के पास ऐसे जो फोड़े फोड़े आ रहे हैं, इसको हम लोग कार्बंकल बोलते हैं। तो ये कार्बंकल भी जो है
ये भी डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है। ये कहीं भी हो सकता है, पीठ पे हो सकता है, पेट पे हो सकता है, जांग पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। कार्बंकल। तीसरा, ये नागिन, हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में हम लोग इसको नागिन बोलते हैं। तो बेसिकली हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन है, और उसके कारण जो है एक साइड में शरीर की एक ही तरफ, या तो दाएं तरफ या बाएं तरफ, और एक लेवल में ऐसे फोड़े, फुंसी जो है रैश जैसा आ जाता है, और ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। तो ये होता है, इसको हर्पीज जोस्टर बोलते हैं। तो अगर किसी को होता है तो ये आपने बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए कि हो सकता है इसको डायबिटीज हो, तो शुगर चेक कर लिया जाए। फिर ये इधर नीचे के साइड में आपको दिख रहा है ओरल थ्रश या ओरल कैंडिडियासिस। अगर आपने ओरल एग्जामिनेशन किया और आपको ऐसा व्हाइट व्हाइट दिखता है वहां पे, तो मतलब वहां पे फंगल इन्फेक्शन है। कैंडिडियासिस मतलब फंगल इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस। तो ये जनरली किसी को अगर डायबिटीज हो, HIV हो, उनमें पाया जाता है। तो अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास ऐसा, तो उसका डायबिटीज स्टेटस, HIV स्टेटस, ये सब चेक करना है। अब ये जो एक चार्ट दिख रहा है आपको, इसमें ये सारे इन्फेक्शंस आप पेशेंट को हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, जैसे हेड एंड नेक रीजन में क्या है, तो हर्पीज जोस्टर, ऑप्थेल्मिकस, आंखों का एक्सटर्नल ओटाइटिस, पेरियोडोंटल इन्फेक्शन मतलब दांतों का इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस, कानों का इन्फेक्शन। फिर रेस्पिरेटरी में क्या है, तो निमोनिया हो सकता है, टीबी। डायबिटीज के पेशेंट को टीबी बहुत कॉमनली होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर टीबी का पेशेंट है और उसका डायबिटीज है, तो उसको डायबिटीज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से मिलना जरूरी है। उसके बाद पेट में क्या हो सकता है, तो पित्त की थैली में पथरी हो और डायबिटीज हो, तो उसमें सूजन आना, वहां इन्फेक्शन होना, कोलेसिस्टाइटिस, ये होना, ये हो सकता है। लीवर में फोड़ा बनना, पायोजेनिक लीवर एब्सेस। पेट में फोड़े बनना, ये भी हो सकता है। जेनाइटो यूरिनरी मतलब पेशाब के रास्ते के आसपास में इन्फेक्शन होना। कुछ लोग होते हैं वो जैसे मेल्स में पेनिस के सामने की जो स्किन होती है वो पीछे करके साफ सफाई करना, डेली साफ रखना जरूरी होता है। कुछ लोग वो फॉलो नहीं करते, और उनको अगर शुगर भी हो तो वहां इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। आसपास में लेटरिन के रास्ते के आसपास या पेशाब के रास्ते के आसपास अगर कोई पस फोड़ा हो रहा है तो नहीं, इसमें डायबिटीज में। उसके बाद आपका हाथों पैरों में फोड़े, जैसे मैंने बताया, डायबिटिक फुट होना या ये होना, वो भी बहुत कॉमन है। सॉरी। अब हम जो है सेपरेट स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज से किडनी पे क्या असर होता है। तो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक फोटो दिख रहा है, जहाँ पे वो बंदा, वो डॉक्टर उसके पैर को ऐसा दबा के देख रहा है। तो सूजन तो दिख रही है, कॉम वही कॉम बहुत ही क्लासिक साइन है ये, पीडल इडिमा मतलब पैरों में सूजन। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है पीडल इडिमा करके, तो या तो उसका डायबिटिक नेफ मतलब उसका किडनी पे प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी पे प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सारी जांचें करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी के कारण हो रहा है, हार्ट के कारण या लीवर के कारण भी हो सकता है। खून की कमी किडनी पे शायद असर पड़ रहा है इसके। तो जैसे ये आपको राइट साइड में एक फोटो दिख रहा है, ये माइक्रोस किडनी का जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया ये फोटो है, स्लाइड है। इसमें जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो थिकनिंग होना, वहां पे ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होना, ये सब चीजें चेंजेस पाए जाते हैं जो किडनी खराब होने के लक्षण है। इसमें भी स्टेजेस होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो यूरिन अल्ब्यूमिन जो मैंने पहले बताया था, एक बॉटल आती है जिसमें स्ट्रिप्स होती है, वो स्ट्रिप से आप यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन में प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन है नहीं है, कीटोन है नहीं है। तो उससे अगर अगर उसमें अल्ब्यूमिन पॉजिटिव आ रहा है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव है मतलब पेशेंट के किडनी पे ऑलरेडी असर पड़ना चालू हो गया है। तो पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, यूरिन में अल्ब्यूमिन है, और पैरों में सूजन है, तो मतलब किडनी पे असर पड़ना चालू हो गया है। तो ये क्राइटेरिया है इसके। ये यूरिन अल्बुमिन कितना रहने से हम लोग उसको स्टेज 5 बोलेंगे, और कितना रहने से स्टेज 1 बोलेंगे। तो ये सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। ये लेफ्ट साइड का जो चार्ट है वो भी वही बता रहा है कि कितना अल्ब्यूमिन होने से कौन सी स्टेज पाई जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा अल्ब्यूमिन निकल रहा है यूरिन में, तो आगे चल के आपकी किडनी पे असर पड़ेगा और किडनी खराब होने के लक्षण है। ज्यादा स्टेज 5 वगैरह रहता है तो किडनी डायलिसिस ही लगेगा। अर्ली स्टेज में है तो कंट्रोल कर सकते हैं कुछ।
तो ये हो गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये होता उसी कारण है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, दवाई बराबर नहीं खा रहे हैं, तो ही होता है ये। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब डायबिटीज, लॉन्ग टर्म डायबिटीज के कारण नसों पे असर पड़ना। तो ये चार्ट ऊपर का आप लेफ्ट साइड का देख रहे हो, तो ये सबसे कॉमन है डिजिटल सिमेट्री, मतलब हाथों में और पैरों में जहाँ पे हम लोग सॉक्स पहनते हैं या हैंड ग्लव्स पहनते हैं, वहां पे पेशेंट बोलता है झुंझुनी लग रही है, चीटियां लग रही है, या जलन हो रही है, या दर्द हो रहा है। अगर ऐसा पेशेंट बोलता है कि हाथों में और पैरों में जहाँ पे हम लोग मोजे पहनते हैं और हैंड ग्लव्स पहनते हैं वहां अगर हो रहा है, तो मतलब उसको डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है। और भी प्रकार की न्यूरोपैथी होती है, जैसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, मतलब किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, किसी को जैसे क्या बोलते हैं उसको, उल्टिया जैसा लग रहा है, उसके बाद किसी का चक्कर आ रही है, चलते वक्त चक्कर आ रही है, ऐसा बेड से बैठे हुए अगर हम खड़ा होता है तो उसको चक्कर आ जाती है, तो ये एक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का प्रकार हो सकता है। मोनोन्यूरोपैथी मतलब उसको सिर्फ एक पैर में जलन है या एक हाथ में जलन है, वो भी हो सकता है। तो ये जो मैडम यहाँ पे देख रही है, ये कुछ ही जो है एक फाइबर होता है, प्लास्टिक का फाइबर होता है, उससे वो सेंसेशन देख रही है, मतलब पेशेंट को पूछ रही है कि आपको ये जो चुभ रहा है या नहीं चुभ रहा है, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। इसी से पता चलता है कि पेशेंट की नसें खराब हो गई है या नहीं खराब हुई है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। जब कोई कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वो बोलता है कि पैरों में झुंझुनी लग रही है या पैरों में से चप्पल निकल रही है, अपने आप चप्पल छोड़ रहा है पैर, तो मैं इसका ये चेक करके देखता हूँ कि पैरों की नसें खराब हो गई है या नहीं खराब हुई है। ये भी शुगर की दवा बराबर ना खाने से, शुगर की मीठा खाने से या शुगर का डायबिटिक डाइट ना फॉलो करने से होने वाली बीमारी है। तो ये एक हो गया। इसमें ये भी होता है लॉस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, नपुंसकता आना, जो पेनिस है पेन बराबर ना होना, ये भी वो एक कारण हो सकता है। डायबिटीज भी एक कारण है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि तकलीफ होती है संबंध बनाते वक्त, तो मैं पूछता हूँ उनको कि भाई आपका डायबिटीज वगैरह का कभी चेक हुआ है, तो बोलते नहीं कराया नहीं, तो फिर जब टेस्ट करते तो डायबिटीज निकलता है, तो वो भी एक कारण है। ठीक है, आगे चलते हैं। डायबिटिक फुट, अब ये जो मैंने अभी इसके पहले जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का बताया कि पेशेंट को पैरों में कुछ पता नहीं चलता बराबर, या उसको वहां पे ये लगता है, झुंझुनी लगती है या टिंगलिंग लगता है, नमनेस लगता है, तो वही कारण है ये डायबिटिक फुट होने का। बहुत सारे पेशेंट जो है बिना चप्पल के चलते हैं, और फिर उनको अगर नॉर्मल हम लोग चले तो हमको कुछ कंकड़ लग जाए, कांटा लग जाए, तो हमको पता चलता है, तुरंत दर्द होता है, पता चलता है, तो हम लोग उसको देखते हैं, उसको निकालते हैं, वहां पे मलम पट्टी करते हैं, उसको ध्यान देते हैं। लेकिन ये पेशेंट को पता ही नहीं चलता, शुगर वाले पेशेंट को जिनकी नसें खराब है, जिनको न्यूरोपैथी डेवलप हो चुकी है, उनको ये पता ही नहीं चलता कि वहां पे नीचे में कुछ चुभा है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो ये ऐसे फोड़े हो जाते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है कि अंगूठे के वहां पे जहां जहां पैर का कांटेक्ट जमीन के पास होता है, वहां वहां पे वो डेवलप होता है। और वो अल्सर धीरे धीरे उनको, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक पेशेंट के ध्यान में ही नहीं आता, क्योंकि ना उसको तकलीफ हो रही है ना कुछ हो रहा है। जब उसमें से स्मेल आना चालू हो जाती है, तब पेशेंट देखता है कि अरे भाई यहाँ तो कुछ फोड़ा हो गया है अपने को। तो इसकी भी ग्रेड्स है कि भाई कुछ नहीं है, छोटा सा सुपरफिशियल अल्सर है, थोड़ा बड़ा हो गया है, डीप अल्सर है, अब वहां पे एब्सेस बन गया है और हड्डी भी इन्वॉल्व हो गई है, उसके बाद गैंग्रीन ही हो गया है, गैंग्रीन पूरा का पूरा, आधा पैर गैंग्रीन है, पूरा पूरा पैर गैंग्रीन। आंखें आगे चल के जब ज्यादा बड़ा डायबिटिक फुट हो और वो ठीक ना हो, तो फिर पैर या उंगली काटने की नौबत आती है। तो ये आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे एम्पुटेशन हो गया, मतलब ये अंगूठा निकाल दिया है उसका, क्योंकि अभी वो बचाने लायक बचा नहीं है पैर, उसका अंगूठा निकालना पड़ा। तो ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, इसके कारण बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी होती है। और मॉर्टेलिटी तो होती है, मॉर्बिडिटी मतलब उनके रहन सहन में, उनको डेली की एक्टिविटी में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ये जल्दी घाव भरते नहीं है। तो अगर किसी के पैर में कुछ फोड़ा फुंसी हो तो उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डायबिटीज के पेशेंट्स को स्पेशली। नई चप्पल खरीदते हैं तो ये ध्यान ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं वो चप्पल काट तो नहीं रही है, कहीं चुभ तो नहीं रहा कुछ, क्योंकि वो पहन लेते हैं और फिर उसके कारण असर हो जाता है। ये है डायबिटिक फुट। ये भी उन्हीं को होता है जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है।
अब आते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब आंखें खराब होना। तो ये आपको ऊपर साइड में एक मैंने फंडस का पिक्चर डाला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड अपर में। ये नॉर्मल है, नॉर्मल रेटिना इस तरह होता है। ये हम लोग इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क। यहाँ से खून की नसें हमारे ब्लड आंखों को सप्लाई करती है। और ये होता है मैक्यूला। यहाँ से हम लोगों को फोकस मिलता है, मतलब हम लोग जो भी देखते हैं वो ये हिस्सा से देखते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना मैक्यूला, इसी से हम लोगों की नजर बनी हुई है। तो और ये वाला जो है ना डायबिटिक पेशेंट का फंडस का पिक्चर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऐसे लाल 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 निशान आ रहे हैं, है ना। ये सब एक्सुडेट्स है और हिमरेजेस है। तो इसके कारण क्या है, इसकी नजर कमजोर हो जाती है। ये देखने के लिए ये स्टेजेस ये जो ना पहले नॉर्मल था, फिर ये ज्यादा बड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा नसें जो थोड़ी थी वो ज्यादा बड़ी हो गई, उसके बाद हिमरेजेस होने चालू हो गए। तो ये ऐसे स्टेज 1 2 3 4 है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो ऐसे खराब होती जाती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि अचानक आज डायबिटीज हो गया और कल खराब हो गया, ऐसे नहीं। सालों साल लगते हैं ये सब चीजें होने में। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल में होगी तो ये नहीं बढ़ेगा आगे, ये कंट्रोल में रहेगा। और अगर बढ़ गया, आगे तक बढ़ गया, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना, आंखों के डॉक्टर को जाके दिखाना जरूरी है। और ये जो नीचे में फोटो दिख रहा है ना डॉट डॉट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड लोअर कॉर्नर में ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, तो ये लेजर किया हुआ है। तो ये लेजर से जो ये ब्लीडिंग हो रहा था ऊपर में, उसको बंद कर दिया है नजर बचाने के लिए। तो ये लेजर थेरेपी किया हुआ है, उसका फोटो डाला है मैंने कि उसकी नजर बहुत कमजोर होने लग गई थी डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण। तो लेजर डाल के उसको वहां पे रोक दिया गया है उसका प्रोग्रेशन। अब ये तो पहले जो 3 बताए वो माइक्रोवास्कुलर थे, मतलब छोटी धमनियों में प्रॉब्लम होने के कारण हो रहा था ये। बड़ी धमनियों में जब प्रॉब्लम होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो ये आपका स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस होना। ये जो बड़ी नसें होती है ये ब्लॉक हो जाती है धीरे धीरे, इसमें कुछ अटक जाए, जैसे खून का थक्का अटक जाए, तो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ये ऊपर का हिस्सा जो है ब्रेन का, ब्रेन बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है। और अगर उसका अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए, तो वो खत्म हो जाता है। तो फिर आगे चल के पेशेंट को पैरालिसिस मारता है। तो किसी का मुंह टेढ़ा होना, आवाज में बदल आना, हाथ पैर में कमजोरी आना, वो रीजन है। ठीक है, तो ये स्ट्रोक हो गया। दूसरा है हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन मतलब छाती में दर्द होना, धड़कन महसूस होना, पसीना छूटना, घबराहट होना, है ना। ये सब चीजें अगर होती है तो मतलब हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा हो। लेकिन इसमें एक और बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है, डायबिटीज पेशेंट को ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होने के कारण अटैक भी आ रहा हो तो बहुत बार दर्द नहीं होता, पसीना नहीं छूटता। तो बहुत ट्रिकी है, मतलब उनके इसमें आइडेंटिफाई करना कि ये पेशेंट सीरियस है, ये बहुत ट्रिकी है। आप कोई कोई एसिडिटी की मेडिसिन देके उसको बोलते जा घर पे कुछ नहीं, एसिडिटी की मेडिसिन है खा ले आराम कर ले, घर जाके खत्म हो जाता है पेशेंट। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, कोई भी डायबिटीज के पेशेंट अगर कुछ भी बताता है उसको थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना है। तीसरा ये मैक ये है, ये जो उंगली से ये चेक कर रहा है यहाँ पे पैर में, तो वो पल्स देख रहा है। यहाँ पे भी पल्स देखी जाती है, डॉर्सलिस पेडिस नाम की आर्टरी होती है यहाँ पे, उससे हम लोग पल्स देखते हैं, पेरिफेरल पल्स। तो ये पेशेंट्स में जिनमें बड़ी धमनियां, डायबिटीज में बड़ी धमनियां जिसमें ब्लॉक होने के चांसेस है, तो वो फ्लो, ब्लड फ्लो है कि नहीं वो देख सकते हैं। तो अगर किसी में अगर ये काला पड़ गया मतलब ब्लड फ्लो तो नहीं है बराबर, तो फिर वो तो उसका यहाँ से कटेगा ही, पैर कटेगा उसका यहाँ से। तो अगर कोई पैरों में जलन या दर्द बताता है तो उसकी ब्लड सप्लाई जरूर देखना है पैरों की तरफ, डॉर्सलिस पेडिस। ये ऐसे ही आप खुद का करके देखना, आपको वहां की पल्स फील होगी। दोनों तरफ की बराबर होनी चाहिए, अगर कम ज्यादा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है। स्मोकर्स में बहुत कॉमन है, स्मोकिंग जो करते हैं ना, तंबाकू खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनमें ये बीमारी बहुत कॉमन है, तो वो ध्यान रखना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये मैंने बताया, नपुंसकता आना, ये भी कॉमन है डायबिटिक्स में। अब प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसको रोकेंगे कैसे, तो भाई पहले तो फॉलो स्ट्रिक्ट डायबिटिक लो फैट डाइट। मीठा नहीं जमेगा। अब कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम शुगर नहीं खा रहे हैं, चाय में तो शक्कर नहीं डाल रहे हैं पर हम गुड़ डाल रहे हैं, शहद डाल रहे हैं। किसी ने बोल दिया शहद चलता है, किसी ने बोल दिया गुड़ चलता है। तो ऐसा कुछ नहीं चलता, ना शुगर चलती है, ना गुड़ चलता है, ना शहद चलता है। उसके बाद खाना क्या चाहिए, तो भाई सलाद खाओ, ककड़ी, गाजर, टमाटर, मूली, पालक, मेथी, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित अनाज, ये सब खाओ। प्रोटीन्स खाओ, प्रोटीन्स किस में है, तो वेज में क्या क्या प्रोटीन्स के सोर्सेस है, तो सोयाबीन है, उसके बाद पनीर है, उसके बाद दाल, हमारी जो दाल है उसमें है ना, ये सब चीजें खाओ। हाँ, उसके बाद नॉनवेज में क्या है, तो
चिकन है, मटन है, फिश है ना, ये सब चीजें। एक्सरसाइज तो कोई नहीं करना चाहता। जितनों को बताते हैं वो सिर्फ हाँ बोलते हैं, हाँ हम लोग करेंगे करेंगे, कोई नहीं करता। वही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एक्सरसाइज में शुगर जलती है, शुगर को जलाने का काम एक्सरसाइज करती है। तो आधा काम तो वही कर लेगा आपका शुगर कम करने का। नहीं तो फिर गोलियां बढ़ाओ या फिर इंसुलिन पर डालो, यही आखिर में यही बच जाता है हाथ में। तो अगर शुगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो है डोज भी बढ़ेगा नहीं, शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, हेल्दी रहोगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो बढ़ रहे हैं ना इतने, किडनी के, हार्ट के, इसके उसके, वो भी कम रहेंगे। तो एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर, ये बात तो बता बता के थक जाते हैं कि भाई पेशेंट को हर बार एक एक महीने में खाली पेट और खाना खाने के बाद वाला फास्टिंग एंड पोस्ट मील ब्लड शुगर महीने में एक बार तो कराना ही कराना है, देखने के लिए कि उसका ब्लड शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। लोग 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने ब्लड टेस्ट ही नहीं कराते, चेक ही नहीं कराते शुगर, और उनका शुगर अनकंट्रोल बढ़ा हुआ रहता है। उनको भी कोई तकलीफ नहीं होती तो वो भी ध्यान नहीं देते। तो ये नहीं करना है। HbA1c जो है वो 3 महीने में एक बार करना ही करना है। और रेगुलर स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये जो कॉम्प्लिकेशंस हो बताया मैंने अभी, तो ये चालू हुए हैं या नहीं हुए, इसको देखने के लिए स्क्रीनिंग करना। क्या स्क्रीनिंग करना? तो जैसे मैंने बताया था, वो डायबिटिक फुट में वो कर रही थी, एक डॉक्टर जो है वो चेक कर रही थी कि पैरों में नसें में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो ये चेक करना। उसके बाद आंखों के डॉक्टर के पास जाके फंडस चेक कराना। डायबिटीज जिनको है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको ऑलरेडी 10 साल से डायबिटीज है उनको ये चेक करना जरूरी है कि भाई कोई नेफ्रोपैथी तो नहीं हो रही है। उसके बाद ECG चेक कराना, कोलेस्ट्रॉल चेक कराना, है ना, ये सब चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। तो ये रेगुलरली कराना चाहिए स्क्रीनिंग। फिर यूरिन टेस्ट करना कि यूरिन में कोई एल्ब्यूमिन या प्रोटीन जा रहा है क्या, तो किडनी पे असर पड़ना चालू हो गया है क्या, ये देखना जरूरी है। सोनोग्राफी करना साल में 1 बार या 2 बार, तो उससे भी पता चलता है। मैनेजमेंट क्या है? तो वही प्रॉपर डायबिटिक डाइट, किसी डाइटिशियन से एक बार मिल लेना चाहिए। जब आपको पहली बार डायबिटीज पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो गया है, तो किसी एक डाइटिशियन से आपने कंसल्ट करना चाहिए कि क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, आपका वजन क्या है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं खाने के लिए, आपका आपका रहन सहन क्या है, आपके यहाँ पे क्या खाना मिलता है, क्या आइटम मिलते हैं, फूड आइटम्स। तो उसके हिसाब से वो आपका डाइटिशियन, क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सब आपको डाइटिशियन आपका पिक डाइट प्लान बना के दे देगी, वो फॉलो करना है, वो रेगुलर वैसा है फॉलो करना है। उसके बाद कंप्लीट एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिसिन, मतलब जो डॉक्टर साहब ने आपको दवा दी है, अब लोग क्या करते हैं कि भाई शुरू में दवा चालू कर लेते हैं, उसके बाद फिर करेले का जूस, नीम के पत्ते का जूस, फिर और कोई जूस उस पे आ जाते हैं, और आंवले का जूस, और ये दवाई बंद कर देते हैं, या होम्योपैथी चालू कर देंगे या और कुछ चालू कर देंगे। तो ठीक है, आपको लेना है आप ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी एलोपैथी की मेडिसिन है आप उसको कंटिन्यू करिए। आपको बाकी भी लेना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप एलोपैथी की दवा चालू रखिए, वो बहुत काम करेगी आपका शुगर कंट्रोल करने में। तो जरूरी है कि एलोपैथी की मेडिसिन चालू रखें। आप ले सकते हो, आपको क्योंकि करेले के जूस में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी है, उससे हेल्प ही होगी, उससे नुकसान नहीं होगा। अब नीम के इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन है, वो भी उससे भी हेल्प होगी। लेकिन वो कोई डायबिटीज की मेडिसिन का अल्टरनेटिव नहीं है, आपको वो तो लेनी ही लेनी। कभी कभी पेशेंट को बताया जाता है कि भाई आपको फुल डोज आपका ओरल डायबिटीज ओरल मेडिसिन जो है उसका फुल डोज हो चुका है, अब आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है शुगर, फुल डोज देने के बावजूद। आपका लाइफस्टाइल भी आपने कर लिया बराबर, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी आपका बराबर, लेकिन आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, और आपके फुल डोज चल रहा है ओरल मेडिसिन का, तो नहीं होगा। अभी तो डायबिटीज इंसुलिन पे डालना पड़ेगा। तो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि इंसुलिन एक बार डाल दिया तो निकलता नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आपके शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है और डायबिटीज की मेडिसिन काम नहीं कर रही है, इसीलिए इंसुलिन पे डाला जा रहा है। वो कोई डॉक्टर को कोई शौक नहीं है इंसुलिन पे डालने का, लेकिन उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। इंसुलिन बहुत अच्छा मेडिसिन है, इसलिए कि उसके साइड इफेक्ट कम है, और वो ह्यूमन इंसुलिन ही है। दूसरा सिर्फ तकलीफ ये है कि उसकी सुई लगती है, वो डेली पेशेंट को सुई लगी, बारीक सुई है, शुरू में तकलीफ होती है, एक बार आदत पड़ जाने के बाद उसकी फिर तकलीफ नहीं होती है। तो इंसुलिन इज अ वेरी गुड ड्रग, वो भी ले सकते हैं अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन है ये सब, और कुछ मेडिसिन ओरल मेडिसिन नहीं चलती, जैसे किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, किडनी पे असर पड़ चुका है, तो उसमें वो मेटफॉर्मिन वगैरह चीजें जो है गोलियां वो नहीं चलती है, तो उस पर फिर वो किसी को नई जो नॉवेल मेडिसिन है वो बहुत महंगी है,
तो फिर उससे जगह पे इंसुलिन सस्ते में आ जाता है, तो इंसुलिन पे ले लिए तो उसका किडनी तो बच जाएगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगा और किडनी पे भी असर नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा-सा रेजिस्टेंस रहता है शुरू में, लेकिन काउंसलिंग ज़रूरी है पेशेंट को इंसुलिन के बारे में, और इंसुलिन से नुकसान नहीं है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसकी कोई आदत नहीं लगती है। फिर रेगुलर फ़ॉलो-अप विथ ब्लड शुगर टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि हर महीने में चेक कराना ही है। डू नॉट ओवरलुक एंड इग्नोर एनी न्यू सिम्पटम्स। कोई आप है, वो आपने उसको करना है, मतलब नहीं करना है, अरे नहीं हो गया है, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक हो, कोई गांठ लग रही है, अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा फोड़ा फुंसी हो जाएगा, पड़ेगा, लग रही है, और पैरों में मतलब कुछ तो किडनी पे ऐसा, फिर भी, और मतलब वही जैसे मैंने बताया, ना ये बहुत चल रहा है, तो भाई बहुत आम मत, तो पपाया, बाकी केला है, गावा है, तरबूज है, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। आम वगैरह जिनका बहुत हाई अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसके आगे जिनको पैरों में झुनझुनी है या न्यूरोपैथी है, तो उनको तकलीफ होती है, रात को नींद नहीं आती उनको, बहुत तकलीफ होती है, तो उसमें ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एसएसआरआई है ना, ये सब चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। प्रीगाबा है ना, प्रीगाबा, नॉरट्रिप्टिलिन, ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। विटामिन सप्लीमेंट दे सकते हैं। उसके बाद कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए कुछ ये नए डोसेजेस या नए ड्रग्स आए हैं। हालांकि ये बहुत हाई लेवल के, मतलब हमारे यहाँ तो ये जो रेटाना वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, वो ही देते हैं, क्योंकि ये इंट्राविट्रियल मतलब आंखों के अंदर देने वाली चीजें हैं, वो लोग उनके अंडर आते हैं, हम लोग अब सॉरी, अभी ये मेडिसिन आई है, जैसे एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन, कैनागिफ्लोजिन, ये भी दे सकते हैं अगर किसी को जैसे नेफ्रोपैथी डेवलप, और तो ये मेडिसिन हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना, लिप्टिन, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन वो देख के पेशेंट की क्या है, ब्लड शुगर कितना है, उसका क्रिएटिनिन कितना है, यूरिन एल्ब्यूमिन कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है देखना। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी में एसी इनिबिटर या एआरबी, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, या फिर एआरबी जैसे लोसार्टन, टेलमिसार्टन, वो अच्छा काम करती है, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी रोकने में काम आती है। अब ये जो है घर पे ध्यान रखने लायक, पेशेंट को बताने लायक क्या चीजें हैं जो उन्होंने डायबिटिक फुट होने को रोकने से क्या करना चाहिए, तो हर रोज पैर अच्छे से धोना है, उसको सुखाना है, उसके बाद कोई फोड़ा फुंसी है कि नहीं चेक करना है, हाथ को, मतलब पैरों को सेंस दर्द वर्द होता है कि नहीं वो चेक करना जरूरी है। कोई दोनों उंगलियों के बीच में कुछ ये क्या कहते हैं, क्रीज में कुछ फंसा है या कुछ है लगा हुआ है, कुछ फोड़ा है, कुछ रेडनेस है, वो देखना है। नाखून काटना बहुत जरूरी है, नेल हाइजीन वो बहुत जरूरी है। उसके बाद क्रैक्ड स्किन है क्या, वो देखना जरूरी है, उसको भी एग्जामिन करना जरूरी है। ये एक जो एग्जामिन यहाँ कर रहे हैं वो सेंसेशंस, पैरों के सेंसेशन देखने के लिए फिलामेंट प्लास्टिक का या का, उससे वो देखते हैं कि भाई चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है, वो देखने के लिए। इससे पता चलता है कि भाई न्यूरोपैथी डेवलप हुई है या नहीं हुई है। ये एमसीपी शूज, एमसीपी डायबिटिक शूज, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो गई है या डायबिटिक फुट डेवलप हो रहा है, उन्होंने ये चप्पल और शूज मिलते हैं मार्केट में, वो कस्टमाइज होते हैं, मतलब पेशेंट को वो शॉप में जाना होता है, उसके माप के अनुसार वो बनवा के देते हैं। तो ये स्पेशल प्रकार के शूज है, इससे उसका प्रोग्रेशन आगे नहीं होगा। तो ये एमसीपी चप्पल या एमसीपी शूज देना है पेशेंट को, प्रिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। ये ओके सर, थैंक यू आज सो मच का सर। मेरा प्रेजेंटेशन था, एक शॉर्ट में, बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना सब मैंने थोड़ा फास्ट बताया, क्योंकि 1 घंटे का हमारा टाइम था, उसमें मुझे क्वेश्चन आंसर भी लेना है, और बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है, तो
आई होप कुछ मैंने थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। किससे आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो किससे आप किलो पूछ सकते हैं। किससे किलो जी जी, वंडरफुल वेबिनार सर। बहुत बारीकी से आपने हर टॉपिक को के पॉइंट को समझा है यहाँ पर। बहुत अच्छा वेबिनार रहा है सर अभी। और सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है मेरी, एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। कोई किसी किसी का शायद म्यूट है, वो म्यूट अनम्यूट करना हेलो पड़ेगा तब आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। जी हेलो गुड इवनिंग हाँ जी, सर। गुड इवनिंग जी। जी सर, मैं अर्पित यादव बोल रहा हूँ सिर्फ जी जीओ मित्र के लिए सर। एक्चुअली सर मेरी माता जी को डायबिटीज हुआ है, आपसे लगभग उन्हें 15 साल हो चुके हैं। जी दवा चल रही है अभी, कानपुर से दिखा रहे हैं, इसके बच्चे सर को दिखा रहे हैं। जी वो होता है कि उनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है। दो फास्टिंग रहती है 200 समथिंग उनकी, 200 से कम नहीं आ रही है। फास्टिंग। हाँ, बाकी माता जी को प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती है ना, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है माता जी को। जी नहीं तो फास्टिंग अगर 200 के ऊपर है तो मतलब ज्यादा है। वो 100 के आसपास चाहिए, 100 140 के बीच में चाहिए या उससे उसके बीच में। अगर क्योंकि एज अगर ज्यादा है तो 100 100 120 के बीच में रहती तो वो आइडियल लेवल है। तो वो उनका रिवाइज करना पड़ेगा। उनका पहले तो आपको एक बार डायबिटिक डाइट ले रहे नहीं ले रहे वो देखना पड़ेगा। अगर किसी डाइटिशियन डायबिटीज से अभी आपने डाइटिशियन से एक डाइट बार। मान, हाँ जी। डाइट रेजेंसी हॉस्पिटल से बनी हुई डाइट है उनकी, वही चल रही है। हाँ और नहीं बाकी मतलब अगर बस। डाइट प्लान अच्छा है और अगर वो जी घूम सर। फिरती है, एक्सरसाइज करती है, नहीं करती है तो वो करवाने बोलिए। और उनका मेडिसिन का क्या है वो मुझे आपको, मैं यहाँ पे जियो मित्र पे हूँ। तो आपको अगर जी उनसे सर। कुछ आपको दिखवाना है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं इस पे पैनल पे हूँ। तो आप मुझे उनके जी डिटेल क्या क्या मेडिसिन चल रही है उसका एक फोटो, और उनके लेटेस्ट जो फास्टिंग पोस्ट मील के ब्लड शुगर के लेवल्स, और HbA1c, और किडनी फंक्शन टेस्ट, और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये इतनी टेस्ट आप मुझे करके भेज दीजिए। तो हम लोग जी देखेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। तो जी सर। बाकी अभी दवा इनकी जो चल रही है जारला एम का चल करके चल रही है, फिफ्टी जी 500 वाली। और जी जारवाना M3 चल रही है इनकी। जी और ग्लस्टेड ग्लस्टेड आती है ये, डीपा ग्लस्टेड, डापा ग्लोबजन 5 mg वाली, जी ये चल रही जी है। और इनके जी एटोरवास्टिन चल रही है सर। जी जी तो मैं इकोस्प्रिन। वही, हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब मेडिसिन जो आपने मुझे बताई है तो आपको आप जब कंसल्ट मुझे आप करेंगे तो उसके फोटो जी मुझे सर। लेके भेज दीजिएगा। और लेटेस्ट जी वाला जो सर। फास्टिंग पोस्ट मील वाला अगर शुगर का टेस्ट होगा तो मुझे बताइए, तो उसके अनुसार फिर मैं आपका जो डोज है वो चेंज करूंगा जी और सर। फिर वो बताऊंगा। लेकिन आपने उनको ये रिक्वेस्ट करनी है कि भाई व्यायाम करना है, चलना फिरना बहुत जरूरी है। और डायबिटिक डाइट मतलब बिल्कुल मीठा नहीं जमेगा, मतलब नहीं जमेगा। जी सर। एक्चुअली सर है क्या, डाइट तो फॉलो कर रही है, हम्म। बस ये है कि एक्सरसाइज नहीं फॉलो कर रही है। नहीं तो वो बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर चलने फिरने में तकलीफ है तो हाथ की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हाथ की ना सर, एक्सरसाइज कीजिए। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ना, कोई उन्हें दिक्कत भी कोई महसूस नहीं हो रही है। तो हर नहीं तो तरीके फिर से बिल्कुल फिट है। उनको एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिए। थोड़ी देर के लिए आधे आधे घंटे जी सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी पीएल पांड्या सर जी सीएम पांड्या, महाजन बीकानेर राजस्थान से। डायबिटीज के लिए बता रहे हैं जी 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 बताइए। हाँ सर, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक ये मोटा जो अनाज है सर, जैसे बाजरा है, जी ये हमारे सर यहाँ पे मतलब ऐसा चल रहा है कि जो बाजरे की जो पहले मतलब बाजरा सर ज्यादा यूज करते हैं खाने में, उनको डायबिटीज संभावना कम हो जाती है सर। तो ये जो बिल्कुल गेहूं है, ये जो अपन गेहूं खाते हैं सर, इसने भारत के अंदर डायबिटीज को बढ़ावा दिया है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि मिलेट्स, बाजरा, हाँ, ये तो राई है, उसके बाद और क्या कहते हैं उसको, मिलेट्स नाम का जो है ना, ज्वार ज्वारी। तो ये जो चीजें है ना इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है।
मतलब उसका शुगर बढ़ाने का जो पोटेंशियल है वो कम है, उसमें मिनरल्स भी बहुत है, विटामिन भी बहुत है। तो गेहूं से तो डेफिनेटली ये बेटर है। तो अगर आप पूरी तरह गेहूं छोड़ सकते हैं और पूरी तरह से ज्वार बाजरा पे आ सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं आ सकते उस पे तो मिक्स करके खाइए, गेहूं के आटे के साथ ज्वार बाजरा मिक्स करके खाइए। और एक हमारे सर राजस्थान के अंदर पूरी स्टडी हुई है कि राजस्थान के अंदर एक जाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं रायका। रायका यस जाति है सर, ऊंटों का पालन करती है और उसने हजारों लाखों वर्षों से ऊंटों का पालन किया है सर। उस समाज जी के अंदर उस जाति के अंदर आज तक कभी किसी को डायबिटीज नहीं हुई सर। तो जी बाद में स्टडी में सामने आया, हमारे राजस्थान के बड़े प्रोफेसर ने उनमें स्टडी मारी, तो वो जी सर जो फीमेल कैमल है उसका दूध पीते हैं सर। तो जी। फीमेल कैमल का जो दूध पीते हैं उसमें रिसर्च हुई है सर अभी कि उनको डायबिटीज नहीं होती। ओके, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर ऐसा है तो दैट इज रियली गुड। हाँ। उस जाति के अंदर सर हमारे रिसर्च निकली है यहाँ से, और जी मेडिकल कॉलेज के डायबिटोलॉजिस्ट प्रोफेसर है अभी सर, जी। उन्होंने ये रिसर्च किया था। तो राय का जो जाति है राजस्थान के अंदर उसके अंदर आज तक किसी को डायबिटीज नहीं हुई सर। ओके, तो वो सर जो अच्छी बात। फीमेल जो कैमल होता है उसका दूध पीते हैं सर। तो उसमें बाद में ये है कि ये इंसुलिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है सर ये बता दो। जो। हाँ। हो उसके अंदर सकता। सर अभी तक कोई रिपोर्ट केस नहीं हुआ है डायबिटीज का, अभी राजस्थान के अंदर सर। ओके ओके ओके, मेरे को पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, मैं देखता हूँ ऑनलाइन। हाँ जरूर देखिए सर, आपको बड़ी जानकारी मिलेगी इसमें। जी जी बिल्कुल। थैंक यू। ओके सर। नमस्कार सर। थैंक जी यू सुनील नमस्ते। पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते, बताइए। बेसिक से 3 क्वेश्चन थे सर। जैसे एक तो किसी की फैमिली में हिस्ट्री रहती है कि हाँ इनको किसी को डायबिटीज है तो इनकी फैमिली में आगे जाके किसी न किसी को होगी। फर्स्ट चीज ये रहती है, और सेकंड है किसी को अगर डायबिटीज नहीं है सर, जैसे कि कम उम्र के बच्चों में भी देखा जा रहा है कि उनको डायबिटीज हो जाती है, तो सर उनको क्या अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना चाहिए, फिर कुछ खाने में ऐसी चीजें ऐड करनी चाहिए जिससे उनको डायबिटीज कुछ लंबे समय तक बच सकते हैं उसके बाद हो जाए उनको। और दूसरा जिनको जेनेटिकल, तो उनको क्या वो हो जी। तो हाँ जी, तो ऐसा है कि जिनको डायबिटीज पहले बचपन में निकल रहा है तो यूजुअली टाइप डायबिटीज के लिए रहन सहन वाला तो उसका हिसाब नहीं है कि कुछ गलत खा रहे पी रहे या फिर गलत कुछ रहना है उसके कारण उनको डायबिटीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज में वो ऑटो एंटीबॉडीज बनती है और उसके ऊपर पेशेंट का कंट्रोल नहीं होता है। तो वो पेशेंट्स में उन्होंने स्ट्रिक्ट डायबिटिक डाइट मतलब बिल्कुल मीठा बंद करके उनका जो है इंसुलिन का जो भी रहता है उनका शेड्यूल, वो इंसुलिन के हिसाब से उन्होंने वो इंसुलिन लेना है और उसकी ट्रीटमेंट और ग्लाइसेमिक कंट्रोल चेक करना है। तो वो तो उसका है। अब कुछ लोगों में जैसे अभी हमारे यहाँ पे वेस्टर्न डाइट थोड़ा सा प्रचलित हो रहा है। तो वेस्टर्न डाइट में शहरी भागों में जैसे कि कोई बहुत हाई कैलोरी डाइट जैसे केक खाते हैं बच्चे, या फिर मोटापा, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, फिर घी बहुत खाएंगे, बटर खाएंगे, तली हुई चीजें फ्राइड चीजें ज्यादा खाएंगे, और एक्सरसाइज नहीं है, खेल कूद कम है। तो इन लोगों में बचपन में अगर ओबेसिटी मतलब मोटापा आ जाता है तो आगे चल के इनको डायबिटीज होने की आशंका है। तो इन्होंने, इनके माँ बाप ने और सबने इनको बेसिकली ऐसा है कि खाने में हेल्दी खाना, घर में पका हुआ खाना, फ्रेश खाना, ये देना जरूरी है। जो रेडीमेड मिल रहा है या जिसमें बहुत ज्यादा शुगरी कंटेंट है वो अवॉइड करना, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें फ्राइड चीजें अवॉइड करना, सलाद ज्यादा खिलाना, फ्रूट्स ज्यादा खिलाना, और इनको बाहर भगाना खेलने के लिए कि ये थोड़ा सा खेले कूदे और इनका फिजिकल एक्सरसाइज हो। तो इससे जो है मोटापा कम हो और इनको आगे चल के भविष्य में डायबिटीज डेवलप ना हो, ये आप कर सकते हैं। जी सर, एक बेसिक सा क्वेश्चन और था सर, जैसे किसी को बीपी की गोली चल रही है, ब्लड प्रेशर की, चाहे वो डायबिटिक हो या फिर डायबिटिक, तो सर मतलब उसका सही टाइम क्या रहता है देने के लिए सर? अधिकतर अभी डॉक्टर ने चेंज कर दिया सर, बहुत सारे रात को देने लगे हैं, जो पहले मॉर्निंग में देते थे सर। तो जी। तो उसमें ऐसा है कि पेशेंट का बीपी कितना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर नॉर्मल है, ज्यादा ज्यादा बड़ा ज्यादा हाइपरटेंशन ज्यादा नहीं है तो सुबह के टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि सुबह का मेडिसिन देने के बावजूद
अगर रात के टाइम में, क्योंकि बीपी का मेडिसिन का भी असर का जो एक टाइम रहता है ना, उसका एक ड्यूरेशन रहता है। अगर उसके बाद भी अगर पेशेंट को शाम को या रात में बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो फिर वो गोली जो है रात में भी जोड़नी पड़ सकती है। अब उसमें भी कुछ रहता है कि बीपी कम करने की गोलियां जो है, उसमें बहुत सारे प्रकार है। अगर कोई डायूरेटिक नाम का एक ग्रुप है, वो डायूरेटिक अगर देते हैं तो उससे थोड़ा पेशाब ज्यादा बनती है। तो पेशाब बनने वाली अगर बीपी की गोली है, तो वो रात को दे के तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट फिर रात भर पेशाब ही करते रहेगा। तो फिर वो सुबह दी जाती है। और जो डायूरेटिक ग्रुप की नहीं है, तो वो रात को दे सकते हैं। तो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार उसको क्या क्या दवाइयाँ चल रही है, और अगर उसको एक से ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है, तो फिर उसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। तो अगर 2 टाइम दे रहे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। वो पेशेंट का, वो डॉक्टर का डिसीजन है, वो कैसी देनी है, कब देनी है मेडिसिन, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। वो यूनिवर्सल रूल या लॉ नहीं है कि हर पेशेंट को सुबह के टाइम 7 बजे देनी है मेडिसिन, ऐसा नहीं है। थैंक यू सर। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी? नहीं है शायद कोई क्वेश्चन, सारे सॉल्व हो गए। दिलीप कुमार जी मौर्य, DRX प्रदीप मौर्य। क्योंकि देखिए आज वंडरफुल वेबिनार ये चल रहा है अभी, ठीक है, और डायबिटिक पेशेंट ऑल ओवर इंडिया में सब जगह रहते हैं, आपके पास भी आते हैं। तो आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से ना, कोई डाउट है कहीं तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मैं जियो मित्र के ऐप पे एज अ पैनल पे हूँ, एज अ फिजिशियन एंड सर्जन। तो अगर किसी के पेशेंट्स है जिनको डायबिटीज के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप उस पे भी मुझे रेफर कर सकते हैं पेशेंट्स। जी, पूछिए। जी सर पूछिए क्वेश्चन, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, पूछिए सर। जी कन्हैया जी, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं सर से? क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, हम कहीं पेशेंट देख रहे हैं इधर, इसीलिए अच्छा, इधर बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कोई बात। तो ठीक है, फिर अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा, तो हम लोग एंड कर सकते हैं ना। यस सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता एंड है कि थैंक यू थोड़ा सो बहुत मच सर। हेल्प हुआ है मेरे छोटा सा प्रेजेंटेशन का। लेकिन डायबिटीज के विषय में जो बोले आप, जैसे एलोपैथिक दवाई खिलाने के बाद पेन क्रियाएं तो ठीक नहीं होता है। जी दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन रोगी परहेज के कारण कमजोर होता जाता है, लास्ट में जाके उसका पैरालिसिस ये सब अटैक कर जाता है। तो उसका जी। जड़ से खत्म करने के लिए डायबिटीज का क्या किया जाए? नहीं, जड़ से खत्म करने की अभी तक दवा नहीं आई है। नीचे वाला लास्ट दवा जो है, एलोपैथी दवा है, उससे पैनक्रियास खराब होता है ऐसा नहीं है, बट उससे शुगर अगर कंट्रोल में रहता है, तो वो बेसिकली आपका लाइफ स्पैन जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल हो सकता है। मतलब अगर कोई जो हमारा लाइफ स्पैन, मतलब हमारा आयु जो है जितना चाहिए उतना आदमी नॉर्मल जी सकता है, डायबिटीज के साथ भी, दवाइयों के साथ। ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ शॉर्ट हो जाता है, अगर वो सही से दवा लेता है तो। हाँ, उसको पूरी तरह से जड़ से मिटाने की अभी साइंस उतना ये नहीं हुआ है, मतलब वो आई नहीं है अभी कोई मेडिसिन वैसी। बट गुड आपका इवनिंग हेल्थ सर। हेल्दी लाइफ, आप पूरी जिंदगी आप हेल्दी लाइफ के साथ रह सकते हो, अगर शुगर कंट्रोल में है तो। गुड इवनिंग सर। मैंने काफी डाइटिशियंस को देखा है जो दावा करते हैं कि हम लोग डायबिटीज को रिवर्स कर देते हैं थ्रू डाइट्स ओनली, और आपकी जो मेडिकेशन है वो छुड़वा देते हैं। तो इज इट ट्रू, मतलब ये पॉसिबल है कि डाइट से ऐसा हो सकता है? जी, तो हम लोग कोई भी पेशेंट हमारे पास जब पहली बार आता है, अगर वो प्री डायबिटिक है,
या फर्स्ट टाइम कुछ डायग्नोस हुआ है, तो हम लोग उनको पहले बोलते कि आप पहले डाइट कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पहले तुरंत मेडिसिन शुरू नहीं करते। तो अगर कोई प्री डायबिटिक है और डाइट कंट्रोल कर लेता है और एक्सरसाइज कर लेता है, लाइफस्टाइल चेंज करता है, तो उसका वैसे ही नॉर्मल हो जाता है, ठीक। लेकिन ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ये बताते हैं कि आपको रेगुलर फॉलोअप रखना है। अब ये जो क्लेम करते हैं कुछ कि आपका हम लोग दवाई बंद कर देंगे और रिवर्ट करा देंगे या कर देंगे, बंद हो जाएगा आपका हमेशा के लिए, तो ये नहीं, सच बात नहीं है। डेफिनेटली आपका मेडिसिन का कम हो जाती है, कुछ कुछ बंद भी हो जाती है, लेकिन वो टेम्पररी फेज है, दैट इज अ टेम्पररी फिनोमिना। कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद वो पेशेंट को दोबारा उसका शुगर बढ़ना चालू होता है और उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो वो मार्केटिंग थोड़ा सा उनका रहता है कि हम लोग वो तो साइलिसिया बढ़ रहा है, साइलिसिया बढ़ रहा है। वो तो करते ही है, बट ये क्लेम करना कि हाँ डायबिटीज ठीक कर देंगे, तो दैट इज नॉट करेक्ट। वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता, वो टेम्पररी हो जाता है, आपका शुगर कम होता है, तो दैट इज गुड। मैं तो बोलता हूँ कि शुगर की मेडिसिन कम से कम हो और डाइट से और लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल हो जाए तो बहुत बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू जी, सो मच सर। और थैंक सर यू। मेरा एक क्वेश्चन है कि ड्रग इंड्यूस डायबिटीज के कुछ ड्रग जी है ऐसी जो डायबिटीज को इंड्यूस करती है, मतलब जिसके कारण डायबिटीज हो सकता जी है, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स भी हैं सर। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो जिससे डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं सर। जी। तो सबसे कॉमनली यूज ड्रग्स जो है वो है स्टीरॉइड्स, ठीक है। सबसे कॉमनली यूज स्टीरॉइड्स, डेक्स हाइड्रोकॉर्ड, है ना, डेक्सामिथासोन। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। जी जी, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बता रहा था कि स्टीरॉइड जो है, प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन, डेक्सामिथासोन, हाइड्रोकॉर्ड, ये जो दवाइयाँ हैं जो कि यूज होती है कॉमनली और अनरिस्ट्रिक्टेड भी यूज होती है, मतलब उसका तुरंत रिलीफ मिले पेशेंट को इसलिए दी जाती है। तो उसमें भी आपका जो है शुगर बढ़ती है, डायबिटीज होता है। स्टीरॉयड इटसेल्फ नेफ्रोटॉक्सिक भी है कि वो अगर ज्यादा रहती है, अगर देते हैं 3 मास, तो उससे आपको किडनी असर पड़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, मेडिकल रीनल डिसीज हो सकता है। साथ में पेन किलर्स, एनसेड्स, क्रॉनिक एनसेड यूज, तो जैसे मेडिसिन लेते हैं क्रॉनिकली, जैसे डाइक्लोफिनैक, असिक्लोफिनैक, ये दवाई अगर रेगुलरली लेते हैं पेन के लिए, तो उससे डायबिटीज पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी को डायबिटीज है और वो अगर ले रहा है ये मेडिसिन रेगुलरली, तो उसके ऑलरेडी किडनी पे असर पड़ता है डायबिटीज का, और ये डबल इम्पैक्ट, डबल धोखा जो है ये पेन किलर का किडनी पे पड़ता है। तो नेफ्रोपैथी होना, डायबिटिक या ड्रग इंड्यूस नेफ्रोपैथी होना बहुत कॉमन है। तो पेन किलर, एनसेड, एनसेड ग्रुप के पेन किलर, डाइक्लोफिनैक, असिक्लोफिनैक, नेप्रोक्सेन, ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से देना है डायबिटिक पेशेंट को। स्टीरॉयड भी जो अगर देते हैं, जरूरत है तो शॉर्ट कोर्स हो जाए, बहुत लॉन्ग कोर्स नहीं कि 6 6 महीने खा रहा है शुगर स्टीरॉयड की गोली या इंजेक्शंस, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर 1 मिनट है सर के पास, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है अभी भी।
अगर डाउट्स हैं किसी के, दिनेश कुमार जी, डॉक्टर दिनेश कुमार, आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे सर? जी। पूछिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। काफी वंडरफुल वेबिनार रहा है सर आज का, और जी। बहुत बारीकी से आपने स्टेप बाय स्टेप डायबिटीज के बारे में, उनके कारण जो जो बीमारी होने वाली है आगे, उनके बारे में जी। भी आपने बहुत अच्छे से समझाया विस्तार पूर्वक। और आई होप है कि नेक्स्ट टाइम की वेबिनार ऐसा ही करेंगे सर, न्यू टॉपिक के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जी, थैंक यू सो मच। एंड हेलो, सभी हेल्थ पार्टनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। ये बोल रहे हैं कि सर इसमें कै बजे से कै बजे तक रहते हैं ओपीडी में? आप किसी भी टाइम दिखा सकते हैं, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक सर अवेलेबल रहते हैं, ये या सर दोपहर में 1 बजे के। कहाँ से देखते हैं? महाराष्ट्र से हैं? जी जी जी। अच्छा, ठीक। ठीक है, सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।